नमस्कार। गुड इवनिंग। गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई। एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक ठीक तरीके से पहुंच रही है कि नहीं। उसके बाद अपन बात स्टार्ट करते हैं। आशीर्वाद सभी को मेरी तरफ से। सभी उत्तरोत्तर प्रगति करें, सभी मस्त रहें, हमेशा जीवन के हर मोड़ पर सफल हों, ऐसी कामना करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बधाई। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए, बात प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। और हम पिछली जो हमारी क्लास थी उसको, चुप करो, पिछली जो हमारी क्लास थी उसको है वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं इसकी बात हम करेंगे और फिर बात को शुरू करेंगे। तो ऐसा है, अभी तक हम विश्व भूगोल के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक पे हैं हम। आज पवन है, कुछ बची हुई है वो कर लेंगे और फिर चक्रवात का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल संडे को जो क्लास होगी उसमें हमारा वो टॉपिक पूरा हो गया। बहुत दिनों बाद तो कहाँ, मैं पिछले संडे तो आया था, पिछले सैटरडे और फ्राइडे को क्लास ली थी मैंने। सप्ताह में 2 दिन ही मिलता है विद्यार्थी। आप मेरी उस सिचुएशन को समझिए। आप टाइम इतना ही मिलता है। आप आपकी उम्मीदें हैं मेरे से कि भाई सर 6-7 दिन ही पढ़ा लो, बट पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे और भी काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे लगा रहता हूँ। तो टाइम इतना ही मिलता है, जितना टाइम मिलता है कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो टाइम दूँ। आप देखिए, मेरे चैनल पे मैं पिछले 20 दिन से आया भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता। बाकी आना तो कौन नहीं चाहता, तो टाइम नहीं मिलता। इस वजह से मेरी मजबूरी को समझिए। बस मेरा ये है कि मैं धीरे धीरे सप्ताह में 1-2 दिन आऊँगा, तो आप भी साथ में बने रहोगे, ठीक है। तो देखिए, पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उन क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वायु दाब के बारे में कंप्लीट चीज़ें जो है वो पढ़ी थी। उसके बाद में हम ये करने के बाद में आए थे वायु दाब पेटियों के ऊपर। और वायु दाब की पेटियों में हमने तापजन्य पेटियाँ और गतिजन्य पेटियाँ, ये सारा हमने समझ लिया था, ठीक है। और उसके बाद में हम आए थे पवनों के ऊपर, जिसमें हमने तीनों स्थायी पवनों के बारे में देख लिया था, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। उसके बाद हम आए थे इसके ऊपर सामयिक पवनों के ऊपर। और आज ये जेट और मानसून तो मानसूनी पवनों में जाता है, तो उसको आज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाद में कभी देखेंगे। समीर आज देख लेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और उसके बाद हम थोड़ा सा अस्थायी पवनों पर बात करेंगे। और उसके साथ ही पवन तंत्र और वायुदाब का चैप्टर पूरा हो जाएगा। और फिर हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा चक्रवात और प्रति चक्रवात, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसे एक प्रकार से अच्छे से समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम समीर के ऊपर। पिछले लेक्चर्स के सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे। समीर क्या होता है विद्यार्थियों, ठीक है, समीर के ऊपर बात करेंगे। समीर को इंग्लिश में कहते हैं ब्रीज, ठीक है। और हम 4 प्रकार के समीर देखते हैं परीक्षा में, ठीक है। 4 टाइप के देखते हैं। हाँ, तो समीर राहुल सैन कह रहे समझ नहीं आया। कोई समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा। वैसे भी 33-35 हज़ार पोस्ट ही है, 20 लाख स्टूडेंट है, तो समझना कम स्टूडेंट को ही है। सारे स्टूडेंट वैसे समझ नहीं पाएंगे। तो वो वॉइस मैंने ही बंद करी थी, वापस वॉइस को शुरू कर दिया। तो समीर के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें 4 टाइप की समीर होती है। कौन कौन सी देखिए।
पर्वत समीर व घाटी समीर, और दूसरी होती है आपके सागर समीर और स्थल समीर। ये 4 टाइप की समीर होती है विद्यार्थियों, और इनमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं और ये होती क्या क्या है अपन एक एक के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन बात शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले पर्वत समीर से। यूँ समझिए कि ये कोई क्षेत्र है और उसके ऊपर ये कोई पहाड़ है। ठीक है, और इधर भी अपन कोई पहाड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये पहाड़ और ये घाटी है कोई, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, और वापस ये कोई पहाड़ है। ठीक है, अब देखिए, अब जब रात का समय आता है तो रात में क्या होता है ना कि रात के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो रात को क्या करते हैं, पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों से धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और ठंड ज़्यादा होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, घाटी क्षेत्र में आ जाते हैं, और जब वापस दिन होता है तो वो वापस घाटी से पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि किस तरह से लोग पहाड़ों से घाटी की ओर आते हैं और घाटी से पहाड़ों की ओर आते हैं। जैसे कश्मीर वगैरह में जो जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, चाहे गद्दी जनजाति है, गुर्जर जनजाति है, बकरवाल है, ये सारी जनजातियां दिन में ऊपर होती है पहाड़ों के ऊपर, रात तक आते आते घाटी में आ जाती है। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है। तो देखिए, एक हम ले लेते हैं रात्रिकालीन और एक ले लेते हैं हम दिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, रात के समय ऊपरी क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा होती है, ऊपरी क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है, और ठंड अधिक है इसका स्पष्ट मतलब है, ठंड अगर अधिक है इसका मतलब है तापमान कैसा है, वहाँ पे कम है, और तापमान कम है मतलब रात के समय पहाड़ों के ऊपरी भागों में तापमान कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। तो पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में हाई प्रेशर होता है और घाटी क्षेत्र में उस समय क्या होता है, लो प्रेशर होता है, मतलब आपके तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रात को घाटियों में आ जाते हैं। और अब देखिए, जब हाई प्रेशर बनेगा रात के समय पहाड़ों के ऊपर और घाटी क्षेत्रों में लो प्रेशर बनेगा, तो आपको पता है पवनें कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक पवन प्रवाह प्रारंभ हो जाता है इस टाइप से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों से घाटी की ओर पवनें प्रारंभ हो जाती है, और इन पवनों को क्या कहते हैं, इन पवनों को कहते हैं, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, पर्वत समीर। क्या कहते हैं, पर्वत समीर कहते हैं। तो देखिए, पर्वत समीर किसे कहते हैं, तो इससे संबंधित आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि पर्वत समीर वो पवनें हैं जो पर्वतों के ऊपरी भागों से घाटी की ओर प्रवाहित होती है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये बनता है इसका कि पर्वत समीर कब चलती है, दिन में चलती है कि रात में चलती है। तो आप कहोगे पर्वत समीर जो है वो हमेशा रात्रिकालीन होती है। तो रात्रि के समय ऊपर के क्षेत्रों में ठंड होती है, और ठंड का मतलब ये हुआ कि तापमान कम है, तापमान कम है इसका मतलब प्रेशर हाई हो गया, और इस वजह से क्या होता है, पर्वत समीर का एक प्रकार से प्रारंभ होता है। अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। अब जैसे ही दिन का समय होगा, तो दिन का समय होते ही आपके क्या होता है, ऊपर के क्षेत्रों में आपके गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ते ही ऊपर के क्षेत्रों में क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, और उस समय दिन के समय यहाँ पे क्या बन जाता है, ऊपर के क्षेत्रों की तुलना में नीचे के क्षेत्रों के अंदर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर ऊपर की तुलना में। इससे क्या होता है, इससे आपके घाटी क्षेत्र से पर्वतों की ओर पवनों का प्रारंभ हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं घाटी समीर। क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। तो देखिए, अब देखो दो बातें हो गई, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो पर्वत समीर कब है और घाटी समीर कब है, तो आप कहोगे कि जो पर्वत समीर चलते हैं वो रात को चलते हैं, घाटी समीर दिन को चलते हैं। पहला सवाल तो इनका ये बनता है। दूसरा सवाल इनका ये बनता है कि पर्वत समीर जो होते हैं वो पर्वतों से घाटी की ओर चलते हैं, और घाटी समीर हमेशा घाटी से पर्वतों की ओर चलते हैं। बस याद रखने का एक तरीका है, बता देता हूँ कि जो नाम आगे रहेगा वहाँ से पवनें निकलेगी,
पर्वत समीर तो पवन पर्वत से निकलेगी और घाटी की ओर जाएगी। घाटी समीर मतलब पवन घाटी से निकलेगी और पर्वतों की ओर जाएगी। तो एक तो आपको ये याद हो जाएगा कि पर्वत समीर कहाँ से कहाँ की ओर चलती। सीधा सवाल आता निम्नलिखित में से पर्वत समीर के संबंध में कौन सा कथन सही है गलत है। तो एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पूछा जाता है कि रात को होती है दिन को होती है, तो आप आराम से कह सकते हो कि पर्वत समीर रात को होती है और घाटी समीर दिन को होती है। भूल जाते हो परीक्षा हॉल में, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो आप एक ही चीज़ दिमाग में लाना कि रात्रि के समय पहाड़ी क्षेत्रों के लोग घाटियों में आते हैं, क्योंकि ऊपर ठंड होती है और नीचे जो है वो गर्मी होती है। अपन को ये मान के चलना, नीचे आने के पीछे कारण तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन ये मान के चलेंगे तो हमारे को याद हो जाएगा। तो ये बात होगी कौन सी, पर्वत और घाटी समीर के बारे में। अब अपन बात करते हैं सागर समीज समीर, सी ब्रीज, ठीक है, समीर को इंग्लिश में ब्रीज बोलते हैं। और अब करेंगे सागर और स्थल समीर के बारे में बात, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, ये मान लेते हैं कोई स्थल है और ये जल है यहाँ पे, ये ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी है, ठीक है। मान लेते हैं ये मुंबई है, सॉरी अरब सागर है, और यहाँ पे मान लेते हैं मुंबई है। एक स्थिति ये कर लेते हैं। अब इसमें दो चीजें, सबसे पहली बात इसमें ये कि जो पॉइंट जो है, इंडियन हिस्ट्री की शुरू की तीनों यूनिट प्लीज, सॉरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा प्रयास रहेगा इकोनॉमिक्स की यूनिट का, उसके बाद प्रयास रहेगा टीचिंग मेथड का। मैं हिस्ट्री जो है वो अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है इतिहास का कि हम उसको इतिहास वहाँ कर पाए। तो पहला तो अभी मेरा टारगेट ये पूरा होने के बाद मैं इकोनॉमिक्स की यूनिट करवाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमिक्स की यूनिट पूरी होने के बाद तय करेंगे कि टीचिंग मेथड की यूनिट करनी है या इंडियन हिस्ट्री के मेजर टॉपिक करने हैं। वो अपन बाद में एक पोल करवाएंगे, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। अभी तो यही चलेगा, ठीक है। अब देखिए पहली स्थिति ये हो गई, अब इसको अपन समझते हैं। अब देखो क्या होता है ना, जैसे जो स्थल खंड होते हैं, ये स्थल खंड रात, जैसी रात होती है तो ये ठंडे भी बहुत जल्दी होते हैं, और जैसी गर्मी आती है दिन तो गर्म भी बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आप देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर अपन बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर वगैरह की, हनुमानगढ़ वगैरह की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि रात को ठंड बहुत होती है और दिन में गर्मी भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थल जो है ये ठंडे भी जल्दी होते हैं और गर्म भी बहुत जल्दी होते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे की बड़ी कहानी वो अभी यहाँ बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपन विषय से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो रात, अच्छा जल जो है वो उसका ठंडा होने का और गर्म होने में वो बड़ा समय लेता है। अब ये स्थल है, ये क्या है, स्थल है, और ये है जलीय भाग, ठीक है। अब ये अपन उसको सागर बोल देते हैं। अब जैसे रात्रिकालीन टाइम आएगा, जैसे रात्रिकालीन समय आएगा, तो रात के समय क्या होगा, रात के समय स्थल हो जाएगा बहुत ज़्यादा ठंडा, और जैसे स्थल ठंडा हो जाता है तो स्थल ठंडा होने का मतलब क्या हुआ, तापमान कम हुआ। ठंडे का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम होना। तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है कम, तापमान कम होने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर हाई होना। तो रात के समय स्थल खंड पर हाई प्रेशर बनता है, और उसी समय जल खंड के ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर रहता है इसकी तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रहता है, लो प्रेशर। अब देखिए आप, तो रात के समय क्या होगा, स्थल खंड पर हाई प्रेशर होगा और जो जल खंड है इसके ऊपर रहेगा लो प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पवनें हैं ये स्थल से जाएगी जल की तरफ ऐसे, और इन पवनों को हम क्या कहेंगे, स्थल समीर या थल समीर कह दो, ठीक है। देखिए वापस बताते हैं, रात को स्थल खंड जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब है कि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हुआ इसका मतलब प्रेशर हाई हो गया, और इस समय लो प्रेशर रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेगी, और इन पवनों को हम क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी बात और, अब आप मुझे ये भी पूछ सकते हो सर ये कितने बजे स्टार्ट होती होगी। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, जैसे शाम को 8, 9, 10 बजे के बाद ठंड बढ़ना स्टार्ट होती है सामान्यतः, देखो सामान्यतः, तो आप यूँ मानिए कि रात को करीबन 10 बजे के आसपास ये पवनें शुरू होती है,
और सुबह 9-10 बजे तक रहेगी, लगभग आप ऐसे लकीर के फकीर मत बनना, नहीं सर किताब में 9 बजे लिखा हुआ है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, मैं एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, रात के समय पवनें जो है वो सागर की तरफ चलती है, स्थल से सागर की तरफ, इसे हम कहते हैं स्थल समीर बोलते हैं। इसकी 3 टाइप से सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है इसका कि स्थल समीर चलते हैं रात्रिकालीन या दिन को, तो रात को चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्थल समीर है या चलते हैं स्थल से सागर की ओर या सागर से स्थल की ओर, तो आप कहोगे स्थल से सागर की ओर। इसका एक छोटा सा सवाल ऐसे भी बनता है कि रात के समय उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पे होगा, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक दूसरा मैप और बना लेते हैं। ठीक है, ये स्थल ले लेते हैं और ये सागर ले लेते हैं या जलखंड ले लेते हैं। अब देखिए, वो तो होगी रात्रिकालीन स्थिति। अब बात करते हैं अपन दिन की स्थिति क्या होगी। ठीक है, दिन की स्थिति क्या होगी। अब दिन को क्या कंडीशन बनेगी, दिन के समय आपके, मैंने कहा ना कि स्थलखंड रात को ठंडा जल्दी होता है और दिन में गर्म जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे दिन में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने का मतलब क्या होगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा उस समय, हाई प्रेशर रहेगा। क्यों, क्योंकि जल ठंडा भी आराम से होता है और गर्म भी आराम से होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो पवनें होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, और इस प्रकार से जो पवनें चलेगी सागर से स्थल की ओर, इसे हम कहते हैं सागर समीर। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, सागर समीर कहते हैं। अब देखो, सागर समीर कब चलेंगे, दिन में चलेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, कहां से कहां की ओर चलेंगे, तो हम कहेंगे सागर से स्थल की ओर चलेंगे। ठीक है, स्थल की ओर चलेंगे। अब जो मछुआरे होते हैं, जब वो आपके काम करते हैं, आपके मछली पकड़ने का जो काम करते हैं, ये मछुआरे जनरली क्या करते हैं, स्थल समीर के साथ में समुद्रों में घुस जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास, मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास जो है वो तेज गति से स्थल समीर चलती है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो 3-4 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाते हैं, 4-5 बजे, मतलब प्रभात के समय ही ये लोग स्थल समीर के साथ मछुआरे समुद्र में प्रवेश करते हैं। फिर मछलियाँ ले ला के, और फिर आपके यूँ कहिए कि 10 बजे के बाद ये सागरीय समीर शुरू हो जाती है। तो 10 बजे, दिन के 10 बजे से लगभग शुरू हो जाता है और रात को करीबन 10 बजे तक रहता है। ठीक है, तो इस दौरान ये 12-1-2 बजे तक सागर समीर के साथ में मछलियाँ लेके वापस आ जाते हैं। तो देखो, कई बार ये सवाल भी आता है कि मछुआरे किस समीर के साथ जाते हैं, किस समीर के साथ आते हैं। स्थल समीर के साथ जाते हैं और सागर समीर के साथ में आते हैं। तो ये था इसका सागर और स्थल समीर का। ठीक है, तो दिन में कौन सी, रात में कौन सी, कहाँ किस तरफ है। अब बस एक थोड़ा छोटा सा हिंट ये पकड़ में आ जाता है कि स्थल समीर की बात आएगी तो पवनें स्थल से निकलेगी, सागर समीर की बात आएगी तो पवनें सागर से स्थल की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो सागर समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। ठीक है, ये सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। बस ये बेसिक नॉलेज थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मछुआरों की बात आई तो वो सुबह सुबह निकलते हैं 4, 5, 6, 3 बजे, कोई बहुत अच्छा 3 बजे निकल जाता है, 3:30, 4 बजे। कोई आलसी है तो 7-8 बजे उठ गया तो हो गया काम उसका। तो जो जितना जल्दी उठ के जाता है उतना ही उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर जब भी कभी चक्रवात जैसी स्थिति होती है तो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग, वो जानकारी दे देता है, अलर्ट कर देता है कि कल सुबह मछुआरे ना जाए, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। तो इस टाइप से ये हो गई हमारी समीर का कंसेप्ट पूरा। तो उम्मीद कर रहा हूँ चारों समीर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इन स्थायी पवनों के बाद में समीर पवनें हमने देख ली। जेट और मानसून पवनों को, वैसे पवनों में प्रश्न आता नहीं है इनका मानसून में आता है, तो उसको अपन बाद में करेंगे, कभी करेंगे तो, नहीं तो अपन छोड़ रहे हैं इसको। अब आती है अस्थायी पवनों की बात। तो अस्थायी पवनें होती विद्यार्थियों 2 टाइप की। ठीक है, कुछ नेचर में गर्म होती है और कुछ आपकी कैसी होती है, ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी और गर्म। अब देखो, इसको आपको बढ़िया तरीके से याद ही करना। आपकी किताब में लिस्ट पड़ी है तो
मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, आपको आराम से देख लेना लिस्ट अच्छी तरीके से, और लिस्ट को देख लेना कौन कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी, कौन से क्षेत्र में। कुछ पवनों के मैं जैसे नाम बता देता हूँ आपको। जैसे गर्म पवनों की अगर अपन बात करें तो एक आती है चिनूक। अब जो चिनूक है ये चलती है आपकी उत्तरी अमेरिका के अंदर, और उत्तरी अमेरिका के अंदर जो आपके पर्वत श्रृंखला है पूर्वी पश्चिमी भागों के अंदर रॉकीज़ की, इस रॉकीज़ की पर्वत श्रृंखला में चिनूक पवनें चलती है, गर्म पवनें हैं। तो रॉकीज़ में क्या होता है, जनरली बर्फ़ का पूरा क्षेत्र रहता है, और बर्फ़ का क्षेत्र रहने के कारण घास वगैरह होती नहीं है। तो जब भी चिनूक प्रारंभ होती है तो चिनूक गर्म होने के कारण वो क्या करती है, वो आपके रॉकीज़ पर्वत की बर्फ़ को पिघला देती है, और बर्फ़ को पिघलाने के बाद उस क्षेत्र में घास वगैरह उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको हिमभक्षक पवन भी कहते हैं। किसको? चिनूक को हिमभक्षक पवन भी कहते हैं। और रॉकीज़ के अंदर जो है वो क्या करती है, बर्फ को पिघला देती है। रॉकीज़ कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, ठीक है ना। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख लेना। फिर क्या होता है, बर्फ़ आपके वहाँ से पिघल जाती है और उसके स्थान पे बड़े बड़े चारावाह बन जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ा एक प्रकार से विपरीत बादल आ रहे हैं तो गुरुजी किसका नहीं, वो इसका कोरिलेशन नहीं होता। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो हमें सारी चीज़ें विपरीत घूमती हुई नजर। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन जब आगे निकली तो हमें लगता है कि पौधे पीछे जा रहे हैं। जनरली पौधे पीछे नहीं जा रहे, हम एक्चुअल में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बादलों वाली सेम जो सदानंद पूछ रहे हैं वो सेम स्थिति आती है। तो उसको स्नो ईटर बोलते हैं, रॉकीज़ को। स्नो ईटर का मतलब क्या हुआ, हिमभक्षी कह सकते हो, बर्फ़ को पिघलाने वाली पवन कह सकते हैं, ठीक है। आवाज़ ठीक आ रही मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। सभी विद्यार्थी कह रहे हैं सही आ रही है, तो सही आ रही होगी। ऐसी कैसी पवनें यूरोप में भी है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर चलती है, जिसे अपन फान पवनें भी कहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर क्या करती है, इसी प्रकार से जो है वो आपके आल्प्स पर्वतमाला के अंदर गर्मी का काम करती है, और वहाँ पे ये भी मैदानों को साफ करने का काम करती है। एक आपने सुनी होगी सिराको पवन है। कौन सी? सिराको पवन सुनी होगी, जो कि आपके जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, मैप पे देखोगे तो पता चलेगा। अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंदर सहारा मरुस्थल आया हुआ है, और इसी मरुस्थल से होकर सिराको चलती है, गर्म पवन है। और यहाँ से ये सिराको क्या करती है, बड़ी मात्रा में रेत ले लेती है। और कई बार आपने सुना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप की रेत वो यूरोप में जाके गिरा देती। कई बार तो आंधी ऐसी तगड़ी आती है कि अफ्रीका की रेत जो है वो आपके लंदन तक चली जाती है। तो इस प्रकार से सिराको चलती है। और फिर क्या होता है कि ये सिराको भूमध्य रेखा को पार करती है, भूमध्य सागर को पार करने के बाद में ये सिराको इटली पहुंचती है, क्योंकि भूमध्य सागर से जस्ट थोड़ा ऊपर इटली है। और इटली में ये ब्लड रेन मतलब बारिश करती है, और साथ साथ में वो मिट्टी गिरती है लाल प्रकार की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लड रेन भी बोलते हैं। तो सिराको आपकी क्या करती है, रक्त वर्षा करती है इटली के अंदर, ठीक है। और इसको ये रक्त मतलब लाल मिट्टी कहाँ से मिलती है, ये मिट्टी मिलती है सहारा मरुस्थल से। फिर इस सिराको के बहुत सारे विद्यार्थियों नाम है, और कई सारे देशों में इसको जैसे चिल्ली बोला जाता है, ट्यूनिशिया में गिबिल बोला, मिस्र में खमसिन बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं, आप किताब में देखोगे तो सारे कुछ आपको अच्छे से मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण पवन और भी है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा। हरमटन चलती है अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के अंदर सहारा रेगिस्तान के फिर नीचे उत्तर पूर्व की ओर दिशा में, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं वहाँ के उन क्षेत्रों के, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि ठंड के कारण उन लोगों में कई प्रकार की जो सर्दी जनित बीमारियाँ होती हैं, जैसे नाक बहना करना, ये सारे के सारे नाक वगैरह बहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसी हरमटन वहाँ पहुँचती है तो उन लोगों के मेडिकली बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। चिकित्सक हवा कह सकते हो, इसको डॉक्टर हवा भी कह सकते हो। तो मौसमी बीमारियां सही कर देती है अफ्रीका के अंदर। तो हरमटन के बारे में डॉक्टर विंड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, डॉक्टर विंड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी पवन है, जैसे लू अपना जो है, ये लू भी है, ब्लैक रोलर है, योमा है ना, टेम्पोरल है, बहुत सारी पवनें हैं, गर्म पवनें हैं। ये कुछ मेजर पवनें थी। अब अगर मैं ठंडी पवनों की बात करूं तो ठंडी पवनों में मिस्ट्रल आ जाती है फ्रांस के अंदर।
मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर वगैरह चलती है। बोरा पवन है जो एड्रियाटिक सागर के अंदर जो चलती है, इटली के पास में बोरा पवन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पवन है। आप अपने जो 11वीं क्लास है आपके पास जो भी किताब होगी उसमें इन पवनों को देख लेना, क्षेत्र याद कर लेना। समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं तो मैं समझा देता इसको। सेंटा एना भी है, सेंटा एना कैलिफोर्निया के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारी पवन है। यहाँ पे नाम लिखवाऊँ तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाता हूँ यहाँ पे 40-50 पवनों के हम नाम भी लिखते हैं, बट यहाँ पे नाम लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपके पास वो सारी की सारी ऑलमोस्ट पवनों के नाम पड़े हैं। समझाने लायक कुछ बात है नहीं। जैसे लू भी हमारी एक प्रकार की गर्म अस्थायी पवन है। ठीक है, लू भी पवन है। तो ये कुछ अस्थायी पवन थी, मैंने कुछ नाम बताए। बोरा ब्लिजार्ड भी है। ब्लिजार्ड आपके जो उत्तरी ध्रुव पे चलती है और आर्कटिक क्षेत्रों में बर्फीली पवनों के रूप में चलती है। ठीक है, क्या ठंडी पवन है 3 ही होती है क्या? 3 नहीं, बहुत सारी है, ठंडी भी बहुत सारी है। मिस्ट्रल है, बोरा है, इसके अलावा ब्लिजार्ड है, इसके अलावा नॉर्दर्न पेम्पेरो है, इसके अलावा आपके ग्रेगाले है, जुरेन है, पापगयो है, बहुत सारी है। विली वाव, बहुत सारी पवन है यहाँ पे, कोई एक आधी पवन नहीं है। लेवेंटर, फ्राइजेन, बाइस, बहुत सारी पवन है वहाँ पे, ठंडी पवन है। 3 ही नहीं है, बस मैं तो तीनों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। लिखना चाहे तो अपन बहुत सारे और भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी पवनों का चैप्टर कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, पवनों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। वायुदाब और तंत्र भी कंप्लीट हो गया। एक विद्यार्थियों ये थोड़ा सा देख लेना आप, ये है ब्यूफोर्ट स्केल। कौन सी स्केल है? ब्यूफोर्ट स्केल है। और ये स्केल क्या करती है? ये पवनों की गति को मापती है। ठीक है, ये पवनों की गति को मापती है। ये गति दी हुई है, जब पवनों की 28 से 33 की गति होगी तो पूरी पेड़ जो है वो हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। 34 से 40 की गति होती है तो कई बार टूट भी जाते हैं। ये 75 से 88 की गति आती है तब वो कई बार उनकी शाखाएं टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पवनों की जो गति है उसको मापने के लिए किस स्केल का यूज़ किया जाता है, वो आप किस स्केल का यूज़ करते हैं? ब्यूफोर्ट स्केल का, जो आप आपके सामने देख पा रहे हैं। जैसे 118 किलोमीटर की स्पीड आती है तो बड़े बड़े मैच्योर ट्रीज होते हैं, जो बहुत ही परिपक्व पौधे होते हैं, उन वो भी जड़ों सहित उखड़ जाते हैं अगर 118 की स्पीड आती है तो। और क्या क्या होता है ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ब्यूफोर्ट स्केल है। और स्पीड लिखी है, स्पीड का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने लिखी है। दोनों स्पीड लिखी है, नोट में भी लिखी है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पवनों की कंसेप्ट पूरा। अब हम विद्यार्थियों आएंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के ऊपर। ठीक है, देखो पता चल रहा होगा, फोटो से पता चल रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं अपन चक्रवात पर। चक्रवात व प्रति चक्रवात, साइक्लोन व एंटी साइक्लोन। ठीक है, एंटी साइक्लोन, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। देखो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चक्रवात और प्रति चक्रवात तभी समझ में आएंगे, ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएंगे जब आपने कौन से टॉपिक पढ़ रखे हो, आपको वायुदाब का पूरा नॉलेज हो, आपको पवनों के बारे में पूरी जानकारी हो, आपको कॉरियोलिस बल वगैरह की जानकारी हो। इसके अलावा आपको जो जलवायु क्षेत्र हमने बांटे थे, विश्व के जलवायु प्रदेश, उसकी पूरी जानकारी हो। और इसके अलावा अक्षांश रेखाएं जब पढ़ी थी उन चीज़ों की जानकारी हो, तभी आपको ये दोनों चैप्टर समझ में आएंगे। क्योंकि देखो हिस्ट्री में तो क्या होता है कि अपन कोई बीच में से कोई टॉपिक लेके भी समझ सकते हैं, लेकिन जब भूगोल की बात आती है तो ज्योग्राफी में एक चैन की भांति है। पीछे की टॉपिक समझ में नहीं आए तो ये भी समझ में नहीं आएगा, पीछे के टॉपिक अगर समझ में आएंगे तो फिर हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। ब्यूफोर्ट नहीं है, ब्यूफोर्ट है, ब प फ ब, ये ब है, ये ब है ना, ध्यान रखना, मेरा ब मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये ब्यूफोर्ट है ना, ड्यूफोर्ट मत करना। तो अगर आपको मैं आज चक्रवात प्रति चक्रवात समझाने जा रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो कम से कम हमारा जो ज्योग्राफी का फोल्डर है सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ टोटल शायद 8 या 9 लेक्चर है, पूरी देख लेना। बहुत बड़े नहीं है, 7-8 घंटे का काम है। अगर आप डेली एक आधा लेक्चर देखते हो, कई सारे आपने देख लिए होंगे, तो उनको देख लेना एक बार और उसके बाद ये देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना।
तो ये समझने के लिए पहले क्या जरूरी पूर्व शर्तें होती ना, वो ये है कि आपको वायु दाब का अच्छे से पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको जलवायु क्षेत्रों का अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अब बात करते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात की। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात, ठीक है। अगर मैं इसका चित्र दिखाऊं आपको, इस टाइप से होते हैं चक्रवात। देखो बाहर से हवा अंदर की ओर जा रही है, देखो ये देख सकते हो आप किस तरह से चक्रवात बनते हैं। और अब इस चक्रवात को हम समझेंगे कि इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं, मूल बातें जो है वो हम समझेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले चक्रवात में हम क्या क्या समझने वाले हैं, पहले चक्रवात समझेंगे विद्यार्थियों, और उसके बाद हम समझेंगे प्रतिचक्रवात के बारे में, ठीक है। चक्रवात में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि चक्रवात होते क्या है, परिभाषा व इसकी दिशा, कि किस दिशा में चलते हैं, पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चक्रवातों के प्रकार, ठीक है, दोनों प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो चक्रवातों के प्रकार हो जाएंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे विविध रूप देखेंगे इसके, कुछ बचा हुआ है तो वो देखेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट चक्रवातों में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आते हम परिभाषा और दिशा के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अपन इस जगह ही ले लेते हैं परिभाषा और दिशा के बारे में। देखो होता क्या है कि जैसे ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और दक्षिण का जो भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और मैंने कहा था पूरी पृथ्वी के ऊपर कभी भी आपके किसी भी स्थान पे प्रेशर सेम नहीं होता, वायुदाब भिन्न भिन्न होता है। और फिर किसी स्थान पर मैं जो ये चक्रवात प्रतिचक्रवात पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मत सोचना कि कुछ शब्द टेक्निकल शब्द यूज़ नहीं किए, वो नहीं करूँगा। वो अगर आप ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का बैच वगैरह होता तो डेफिनेटली अपन उसमें करते, लेकिन ये बैच रीट विद्यार्थियों के काम का है, 2nd ग्रेड तक काम का है, तो उस हिसाब से फिर अपनी ये शब्दावली ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या होता है कि किसी स्थान में ऐसे कहीं पर भी केंद्र में किसी एक स्थान पर लो प्रेशर बन जाए, निम्न वायु दाब बन जाए, और बाहरी क्षेत्रों में हाई प्रेशर हो, बाहरी क्षेत्रों में चारों तरफ हाई प्रेशर बना हुआ हो, तो फिर क्या होता है कि बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलती है। इसको आप देखो, जैसे ये मान लो लो प्रेशर है यहाँ पे और बाहर है हाई प्रेशर। अब क्या हो रहा है, पवनें ऐसे चल रही है इस टाइप से, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसको हम कहते हैं चक्रवात, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब केंद्र में लो प्रेशर हो और बाहर हाई प्रेशर हो तो पवनें जो है वो इस प्रकार चलना शुरू कर देती है, और ये पवनें जो है केंद्र की ओर आती है, ठीक है, और केंद्र पर लो प्रेशर बना हुआ है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में जो है वो पृथ्वी की गति की भांति चलती है, जैसे अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत मतलब पश्चिम से पूर्व, इसको अपन पश्चिम से पूर्व भी कह सकते हैं, इसको अपन वामावृत्त भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात पवनों की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, आपने क्लियर कर लिया होगा, ये दिशा होती है। ये सवाल परीक्षा में बन सकता है, ठीक है। अब दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर कोई ऐसा लो प्रेशर बन जाए तो विद्यार्थियों दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो दिशा होगी वो डिफरेंट होगी, वो आपके बिल्कुल इसका उल्टा चलेगी। बात तो सेम रहेगी, बाहर हाई प्रेशर ही रहेगा और अंदर भी अंदर लो प्रेशर रहेगा, लेकिन जो दिशा होगी वो आपके इस प्रकार से होगी, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी दिशा हो जाएगी शुरू। मतलब ये दिशा कैसी है, ये है आपके पूर्व से पश्चिम कह दो, दक्षिण आवृत्त कह सकते हो, और या आप इसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज कह सकते हो इसको आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो पहली चीज आपके क्लियर हो गई। तो सबसे आसान सवाल अगर कोई बन सकता है तो वो ये बन सकता है कि उत्तरी चक्रवात किसे कहते हैं, तब आप कहोगे कि केंद्र में लो प्रेशर हो और बाह्य क्षेत्रों में हाई प्रेशर हो, तो बाह्य क्षेत्रों से केंद्र की ओर इस चक्रीय रूप में प्रवाहित होने वाली
पवनों को और उस पूरी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो पहला सवाल बनता है कि चक्रवात में लो प्रेशर कहाँ होता है और हाई प्रेशर कहाँ होता है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बनता है इसका, दूसरा सवाल ये बनता है कि चक्रवात के दौरान उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा या चक्रीय पवनों की दिशा किस तरफ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा किस तरफ होती है। तो वो दोनों अपन ने क्लियर कर ली कि दोनों किस तरफ होती है। तो देखिए अब जो ये परिधि है इसकी, ये है आपकी समदाब रेखाएं। ये जो मैंने रेखाएं बनाई है ये आइसोबार है, और समदाब रेखाएं क्या है, ये हम वायुदाब में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इस टॉपिक को देखने से पहले आपको वो टॉपिक जो वायुदाब और पवन तंत्र वाला वो जरूर देखना चाहिए, तब ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कि चक्रवात कहते कैसे हैं। अब पहली चीज आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर ये पवनें चक्रीय रूप में क्यों चल रही है। वात का मतलब होता है पवन, चक्र का मतलब होता है साइकिल के रूप में, इस हिसाब से ऐसे क्यों चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉरियोलिस बल जो होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि पवनें जो है वो आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एंगल ले लेती है, सीधी नहीं चल पाती और वो 45 डिग्री का एंगल ले लेती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पवनें सीधी न चल के और पवनें जो आपकी इस प्रकार से गोल एंगल ले लेती है, और उसकी वजह से ये आपके इस प्रकार से चल पाते हैं, ठीक है। तो पवनों का ये चक्रवात होने के पीछे जो मेन रीजन है वो आपकी कॉरियोलिस बल, या इसको यूं कह दो घूर्णन गति, क्योंकि उसी के कारण ये बल उत्पन्न होता है, घूर्णन गति, ठीक है। तो घूर्णन गति से सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णन गति का प्रभाव है। तो आप आराम से कह सकते हो, टेस्ट सीरीज का पूर्ण सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेरा शायद एक पेपर बाकी है, वो 1-2 दिन में सॉल्यूशन करवा देंगे, आप चिंता ना करें। और साइकोलॉजी के बाद में करेंगे, अभी सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं साइकोलॉजी वालों की, बाकी तो चल ही रहा है मस्त। और कोई छोटा मोटा सॉल्यूशन नहीं आता तो आप भी देख लिया करो, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है इश्यू, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात, तो पहला आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये पवनें ऐसे चक्रीय रूप में घूमती क्यों है, तो अपन ने कारण बता दिया इसका। अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि आपके मन में कि इतनी सारी पवनें बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो उसके बावजूद यहाँ फिर लो प्रेशर लंबे समय तक क्यों बना रहता है। क्योंकि जब भी कोई चक्रवात आता है तो सामान्यतः आपने भी देखा होगा 4-5 दिन तक रहता ही रहता है, 4-5 दिन तक सामान्यतः रहता है। फिर ऐसा क्या कारण है, इतनी सारी पवनें देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे जब पवनें आ रही है कंटिन्यू, तो यहाँ पे लो प्रेशर खत्म हो जाना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या रीज़न है कि पवनें इतनी सारी केंद्र की तरफ आ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लो प्रेशर लंबे समय तक क्यों बना रहता है। लो प्रेशर बन गया वो तो थोड़ी भौतिक कारणों से बन गया, लेकिन इतनी पवनें आ रही फिर भी लो प्रेशर क्यों बता, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो बड़ा सामान्य रीज़न है, आप बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। रीड के लिए गाइड करना, आज अभी देखो भूगोल पढ़ते हैं तो रीड के लिए गाइड का नाम मत लिया करो। मैं वैसे आज लाइव आने वाला हूँ मेरे चैनल के ऊपर मोटिवेशन करने के लिए, तो आप करीबन 9 बजे के आसपास मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो उस समय आप लाइव रहना, मैं आपको आज मोटिवेट भी करूँगा, उस समय गाइड वाइड करेंगे, ठीक है ना। अभी तो केवल पढ़ लेते हैं, मोटिवेशन का काम 9 बजे करेंगे अपन। तो देखिए होता क्या है कि जब बाहर से पवनें अंदर की तरफ जाती है, तो अंदर जब पवनें आती है तो यहाँ पवनें ऊर्ध्वाधर गति से ऊपर उठना शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ से पवनें निरंतर ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है, ठीक है। कैसी गति करती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है और वायुमंडल की ओर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से कंटिन्यू पवनें ऊपर चली जाती है, यहाँ से पवनें इधर की ओर आती है, इधर से पवनें ऊपर की ओर जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर कंटिन्यू बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, यहाँ से पवनें जो है वो ऊपर की ओर गति करती है, वायु का ये कहिए कि अभिसरण होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे
लंबे समय तक लो प्रेशर रहता है, 3-4 दिन तक रहता है। इस वजह से यहाँ पे चक्रवात भी 3-4 दिन तक बने रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे चक्रवात की एक प्रकार से डेफिनेशन, ठीक है। अब चक्रवात की डेफिनेशन हो जाती है। अब चक्रवात की डेफिनेशन के बाद इसके प्रकार देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले अपन और चीजें देख लेते हैं। तो बाहर का क्षेत्र परिधि हो गया, ये सारी समताप रेखाएं हो गई, ये बीच का जो क्षेत्र है इसे अपन चक्रवात की आंख बोलते हैं, जो सबसे सुरक्षित भी होता है, HP वगैरह वगैरह, ये एक बेसिक परिचय हो गया इसका, ठीक है। अब पवन केंद्र में पहुंचने से पहले ही आपके ऊपर की ओर विचरण करना शुरू कर देती है, संवहन भी कह सकते हो आप उसको। ये हो गई परिभाषा और इसकी दिशाएं। अब अपन बात करेंगे चक्रवात के प्रकार के ऊपर कि चक्रवात कितने टाइप का होता है, ठीक है। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात के प्रकार। अब देखिए चक्रवात होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंध, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, और दूसरे जो चक्रवात होते हैं वो होते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आपके यूं कहिए कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये 5 डिग्री से करीबन 30 डिग्री तक रहेंगे, और 5 डिग्री से 30 डिग्री से जस्ट ऊपर के होंगे जो आपके 30 से 60 डिग्री के बीच के ऑलमोस्ट ये हो जाएंगे आपके शीतोष्ण के चक्रवात, ठीक है। ये दोनों चक्रवात है। अब देखिए ट्रॉपिकल, इसे ट्रॉपिकल बोलते हैं, इसे टेम्परेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, 2 टाइप के साइक्लोन हो गए, ठीक है। बस समझना ये है कि क्षेत्र देखना, जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये है हमारा 0 डिग्री, और अब ऊपर का जो एरिया है 30 से 60 के बीच का, दोनों ही गोलार्धों में, इधर भी और इधर भी 30 से 60, यहां आएगा आपके टेम्परेट या शीतोष्ण कह दो, इसको आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोला जाता है, और ये भी शीतोष्ण है, ठीक है। और 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, क्यों 5 डिग्री, क्यों 0 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि ये यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये है उष्णकटिबंध, जो आपके 5 डिग्री और 30 डिग्री के जनरली बीच में रहते हैं। 5 डिग्री क्यों? क्योंकि 5 डिग्री के अंदर जो आपके 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में हवाएं जो हैं वो आपकी ऊर्ध्वाधर चलती है, और प्रेशर लगभग पूरे इस 5 से 5 के बीच में फ्लेक्सुअल नहीं होता, हर जगह लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर जैसी सिचुएशन होती नहीं है, और उस वजह से क्या होता है कि 5 से 5 के बीच में 0 डिग्री पर सामान्यतः चक्रवात नहीं आते। 5 डिग्री से उत्तर में और 30 के बीच में, दक्षिण में भी 5 से 30 के बीच में चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो 5 से 30 के बीच में अगर अब ये आए कि क्या 0 डिग्री पे चक्रवात आते? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसका मैंने कारण आपको बता दिया कि वहाँ पे हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती, क्षैतिज नहीं चल पाती। ऑलरेडी मैं बहुत पहले ये बात क्लियर कर चुका हूँ, डोलड्रम की पेटी जब आपको पढ़ाई थी उस समय। तो अब देखिए चक्रवात कितने हो गए? 2 टाइप के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोनों टाइप के चक्रवात हो गए। हमारे को दोनों टाइप के चक्रवात को समझना है, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर जनरली क्या रहता है ना कि पूरी 0 डिग्री के ऊपर आपके लो प्रेशर रहता है, और बाहर हाई प्रेशर इतना होता नहीं है, हवाएं भी आपके क्षैतिज चलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चक्रवात डेवलप नहीं हो पाते। 5 डिग्री के उत्तर में फिर चक्रवात डेवलप हो जाते हैं। अब अपन एक एक को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध को, ठीक है। शीतोष्ण को लेंगे सबसे पहले। शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। इसमें पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये चक्रवात जो है ये दोनों गोलार्धों में, जैसा मैंने बताया अभी आपको, दोनों गोलार्धों में करीबन
30 से 60 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। कहाँ उत्पन्न होते हैं ये चीज आपको पता चल गई। अब बात ये आती है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि कहाँ पे होते हैं, पता चल गया। दूसरी बात, अब जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये चक्रवात भी पुनः दो भागों में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक आते हैं आपके गतिक जन्य और एक आते हैं आपके तापजन्य। देखो, मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास तक का लेवल लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। तो आप ये ना सोचे कि ज़्यादा हार्ड है और ये भी मत सोचे कि थोड़ा कम पढ़ाया, क्योंकि मैं रीड को ध्यान में रखे हुए हूँ, तो इतना तो आपको समझना ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 35 से 60 कर लो, कोई इश्यू नहीं, बस 30 से ऊपर ही होना चाहिए, 30 से नीचे नहीं लाना हमारे को। गतिजन्य और तापजन्य दोनों के कारण अलग अलग है। जो गतिजन्य आपके जो बनते हैं चक्रवात, उनके पीछे का कारण क्या होता है कि जब भी दो भिन्न वायु राशियां वायु राशियां क्या होती है, मैं बहुत सरल भाषा में बता देता हूं। जैसे वायु का एक, आप यूं कहिए कि ज़्यादा संग्रहण कह सकते हो एक ही वायु का। जैसे कोई गर्म वायु है तो एक ही साथ गर्म वायु का कोई ऐसे क्लाउड की तरह हो, एक ही साथ गर्म वायु बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो, तो उसे अपन वायु राशि बोलते हैं। वायु की अधिक मात्रा, गर्म वायु है तो गर्म वायु राशि, ठंडी वायु है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठंडी वायु राशि बोलते हैं। तो जब दो विपरीत स्वभाव की या दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां जब आपस में मिलती है, तो उसके परिणाम स्वरूप शीतोष्णकटिबंधीय गतिक जन्यत जो चक्रवात है, उनकी एक प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो हमें दो भिन्न वायु राशियों का के कारण या इसके मिलने से, ठीक है, के कारण। लेकिन ध्यान रखना, जब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे तब उसमें लिखेंगे कि उसमें किसी भी वायु राशि का कोई भी योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती पूरी। तापजन्य की और उष्णकटिबंधीय की ऑलमोस्ट बातें जो है वो सेम है। अब देखिए, अब बात क्या होती है, सबसे पहली चीज ये कि दो भिन्न वायु राशियों के कारण उत्पन्न होते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना, दो भिन्न वायु राशियों के कारण ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर इस उत्पत्ति के 6 चरण हैं। कितने? 6 चरण हैं इसके। और ये 6 चरण अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जरूरी तो नहीं वैसे, तो 6 चरण में क्या होता, सबसे पहले दो वायु राशियां, जैसे मान लो ये ठंडी है ऊपर वाली और नीचे वाली गर्म है, तो सबसे पहले दो वायु राशियां आपस में संपर्क होता है, दोनों वायु राशियां एक साथ चलती है। जब दोनों, एक ठंडी और गर्म, तो दोनों वायु राशियां भिन्न भिन्न है और समांतर चलती है। पहली अवस्था ये होती है। फिर आती है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है, आपके थोड़ा सा ये लहरदार हो जाती है, ऐसे ठंडी और आपके गर्म, इस टाइप से एक लहरदार वाताग्र बन जाता है। ठीक है, दो भिन्न वायु राशियों के आगे के भाग को वाताग्र कहते हैं हम, तो लहरदार वाताग्र बन जाता है। ये दूसरी अवस्था होती है। पहले तो दोनों सीधी चल रही थी, फिर दोनों थोड़ी थोड़ी आपस में मोड़ ले लेती है। लहरदार वाताग्र बनने के बाद में फिर आता तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में विद्यार्थियों चक्रवात बनना शुरू हो जाता है। कैसे? तीसरी अवस्था में ये ज्यादा ही लहरदार हो जाती है ऐसे। ठीक है, एक शीत एक उष्ण, दोनों अलग अलग होती है। आवाज नहीं आ रही क्या? चेक करो एक बार। सोनू सूद को आवाज नहीं आ रही, देखो सोनू सूद को आवाज नहीं आ रही, चेक करो भाई सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यूं डिस्टर्ब कर रहे हैं अब देखिए क्या होता है, इस हिसाब से स्थिति आ जाती है। ये थोड़ा छोटा बन गया। ये तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे शीत व उष्ण वाताग्र बनना शुरू हो जाते हैं। ये तीसरी स्थिति। और आप यूं कहिए कि चक्रवात तीसरी अवस्था में बन जाता है, चक्रवात बन जाता है।
अब आती है आगे चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या होता है, एक का विस्तार होना शुरू हो जाता है, शीत का और उष्ण का संकुचन होगा। ये उष्ण है, ये शीत है। तो शीत जो वायु राशि है ये फैलती है और उष्ण का संकुचन होना शुरू हो जाता है। ये है आपकी चौथी अवस्था। तो इसमें क्या होगा, शीत वाताग्र बढ़ता जाएगा और जो उष्ण वाताग्र है वो निरंतर निरंतर आपके क्या होगा, संकीर्ण छोटा होता जाएगा। और उसके बाद में आएगी ये चौथी अवस्था में, यूँ कहिए कि काफ़ी अच्छा खासा फैल जाता है, चक्रवात का अच्छा खासा विकसित हो जाता है। अब आती है अवसान काल, पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या होगा, शीत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके जो उष्ण है ये खत्म होना शुरू हो जाता है और पांचवी अवस्था में उष्ण नगण्य हो जाता है। पांचवी अवस्था में उष्ण न के बराबर रह जाता है और उष्ण एक प्रकार से खत्म सा हो जाता है और शीत बढ़ जाता है और इस कारण ये चक्रवात की अवसान स्थिति हो जाती है, मतलब चक्रवात अब खत्म होना शुरू हो जाता है। और जो छठी अवस्था आती है उसमें उष्ण पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और केवल शीत वाताग्र शेष बचता है और चक्रवात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चक्रवात समाप्त हो जाता है, ठीक है, चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो जब शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात बनते हैं तो वो चक्रवात इन 6 चरणों से गुजरते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 2 भिन्न वायु राशियां समांतर चलेगी, फिर लहरदार वाताग्र बनाएगी, फिर शीत और उष्ण जो शीत और उष्ण दोनों वाताग्र बनेंगे, फिर आपके उष्ण धीरे धीरे संकुचित होना शुरू होगा, शीत का विस्तार शुरू होगा। चौथी अवस्था, पांचवी जो अवस्था आएगी उसमें शीत चक्रवात आपके जो शीत वाताग्र है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उष्ण का बहुत ज़्यादा नगण्य सा रहता है और अवसान शुरू हो जाता है और छठी अवस्था में चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो चक्रवात रहता कौन कौन सी अवस्थाओं में, तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्थाओं में स्पेशली रहता है। और तीसरी जो अवस्था है वहाँ पे चक्रवात बनते हैं, चौथी अवस्था में विकसित रहता है, पांचवी अवस्था में उसका अवसान आना शुरू होता है, छठी अवस्था में जो चक्रवात है ये आपके एक प्रकार से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये स्थिति आपके इन गतिकजन्य में चक्रवातों की बात कर रहा था। तो 2 भिन्न वायु राशियों के कारण उत्पन्न होते हैं। एक तो बात हो गई ये। अब बात ये आती है कि इन्हें गतिकजन्य क्यों कहते हैं। गतिकजन्य इन्हें इसलिए कहते हैं, इसके पीछे रीजन होता है। रीजन ये होता है कि गति करते हैं। गति कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक सामान्य एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे अगर वास्तव में कम है क्या, नहीं है, सही टावरों का आवाज इतनी देर तो सही आ रही थी, अभी कैसे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब यही रहेगी आवाज़। मेरी आवाज़ क्या ज़्यादा नहीं आती थी, मेरी खुद की आवाज़ वैसे ओरिजिनल आवाज़ ही कम है, कंपनी वॉल्यूम खुद कम है। मेरे पास वर्ल्ड का मानचित्र था एक, मानचित्र होता वर्ल्ड का तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता सकता था। कोई इश्यू नहीं, बिना मानचित्र के भी हम समझ लेंगे। देखिए गतिकजन्य उसके कहते क्यों, उसके पीछे का रीजन समझना, ठीक है। अब जैसे ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये है हमारा यूरोप, और ये पूरा का पूरा एशिया आ जाता है, और इधर वापस आपके ये अमेरिका का भाग आ जाएगा। अब उत्तरी अमेरिका के पूर्व में ये पूर्वी भाग है, यहाँ से अगर कोई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बना है तो ये आपके गति करते करते यूरोप के तटों तक जाके टकराता है, ठीक है। उसके बाद में एशिया के पूर्व में जो आपके उत्पन्न होते हैं ये अमेरिका के पश्चिमी भागों पे जाके टकराते हैं, और ये अमेरिका के पूर्व में उत्पन्न होकर यूरोप के पश्चिमी भागों से टकराते हैं, और एशिया के पूर्व से उत्पन्न होकर अमेरिका के पश्चिमी भागों पे जाके टकराते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, इस हिसाब से लंबी दूरी तय करते हैं चक्रवात, और इस कारण हम इन्हें गतिकजन्य चक्रवात भी कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए गतिक जन्य चक्रवात का मतलब बड़ा बड़ा एक प्रकार से सामान्य है कि ये चक्रवात क्या करते हैं, गति करते हैं, और गति करते हैं तो बहुत अधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बहुत अधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब आप समझ सकते हो ये पूरे अटलांटिक महासागर को प्रभावित किया है, और इधर इसने ऑलमोस्ट प्रशांत महासागर के उत्तरी भागों को प्रभावित किया है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र को ये चक्रवात प्रभावित करते हैं। तो इस समय यूं कहिए कि अब आवाज सही आ रही है, कहने के कारण आ रही है, वास्तव में सही आ रही है। तो अब आपको गतिक तो समझ में आ गए होंगे, मैं वापस एक बार ले जाता हूं। तो गतिक जन्य चक्रवात निर्माण कैसे होता है, इसके जीवन काल के 6 चरण कौन कौन से हैं, और इन्हें गतिजन्य क्यों कहते हैं। तो मैं अच्छा एक और चीज, इसे स्ट्रॉम ट्रैक कहते हैं। स्ट्रॉम यानी तूफान, ट्रैक यानी रास्ता। ये पहला स्ट्रॉम ट्रैक है, ये दूसरा स्ट्रॉम ट्रैक है, दूसरा स्ट्रॉम ट्रैक। स्ट्रॉम का मतलब तूफान एक प्रकार से, ठीक है, दूसरा स्ट्रॉम ट्रैक हो गया। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉम ट्रैक रास्ते हैं जहां से ये चक्रवात क्या करते हैं, गति करते हैं। इस चीज का आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। स्ट्रॉम ट्रैक को अगर अपन हिंदी में कहें तो झंझावत पथ बोल सकते हैं इसको आप, ऐसा खतरनाक नाम है ना, झंझावत पथ, और इंग्लिश में सामान्य स्टॉर्म ट्रैक हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए इन पवनों की दिशा कौन सी होती है, अभी तक मैं ना ये खाली गतिक जन्य समझा रहा हूँ, ठीक है। इनकी दिशा कौन सी होती है, अब आप दिशा ये देख के समझ गए होंगे, ये दिशा इस तरफ जा रही है, मतलब आपके इसको आप यूं कह सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, मोटे तौर पे कह सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर, इसको अपन कह सकते हैं। थोड़ा और मसाले डालें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसे भी कह सकते, ऐसे नहीं कहना हमारे को। ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, और पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपके पछुआ पवनें। यहाँ कौन सी पवनें होती है, पछुआ पवनें चलती है इस कटिबंधों में। और पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो पछुआ पवनों की दिशा है उसी के अनुसार ये चलती है। पछुआ पवनों की दिशा आपको मैंने बता दिया था, कहाँ पे बताया था, पछुआ पवनों के अंदर ही बताया था, ठीक है। अब आती है बात, इनकी दिशा हो गई, इनकी उत्पत्ति के कारण हो गए, इनका पूरा जीवन चक्र हो गया। ये थे गतिक जन्य चक्रवात। टावर बोर हो जाते हैं तो बड़ा गड़बड़ काम है। टावर अगर बोर हो जाएंगे तो फिर 26 सितंबर को परीक्षा है, और यहाँ पे इतना खतरनाक तरीके की प्रतिस्पर्धा मचा रखी है, और आप लोग कह रहे हैं कि टावर बोर हो जाएंगे। ऐसे बोर नहीं होना है। देखो पढ़ाई के लिए कभी लोड नहीं लेना, पढ़ाई हमेशा ठंडे दिमाग से होती है, और इसको जितना ज़्यादा आप लोड दोगे, जितना ज़्यादा खुद को टॉर्चर करोगे, कभी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई मन से होती है, और शांत मन से होती है, दिल से की जाती है। हर चीज़ को समझ के आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, रट के बढ़ेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब बात करेंगे अपन तापजन्य की। अब तापजन्य जनरली क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि तटीय क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान का इफेक्ट रहता है। तटीय क्षेत्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे स्थलखंड और जल पास पास में होते हैं, स्थलखंड जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो स्थलखंड गर्म होने के कारण उसके आसपास लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बनने के कारण क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में हाई प्रेशर होता है, उस वजह से ये बन जाते हैं। तो इनकी उत्पत्ति का कारण होता है तापमान, तटीय क्षेत्रों का तापमान। इसकी उत्पत्ति में उन वायु राशियों का एक प्रकार से कोई योगदान नहीं होता। वायु राशियों का योगदान नहीं होगा तो फिर आपके वाताग्र भी नहीं बनेंगे। इसमें वायु राशियाँ भी बनती है, वाताग्र भी बनते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों का योगदान रहता है, जबकि इसमें इतना योगदान नहीं रहता, पहली चीज़। दूसरी बात, जब भी आपके ये ताप क्षेत्र बनते हैं तो ये स्थानीय चक्रवात होते हैं, एक ही स्थान पे कई समय तक रहते हैं, ज़्यादा दूरी तक नहीं जाते, स्थानीय चक्रवात होते हैं और उसी स्थान पे रहते हैं। जबकि वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं और काफ़ी लंबे क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हम्फ्रीज ने सूर्यताप आधारित चक्रवात भी कहा था। हम्फ्रीज ने क्या कहा था, सूर्यताप आधारित चक्रवात। हम्फ्रीज व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये सामान्य चक्रवात हो गए। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में
लोड लीजिए, लोड ऐसे लीजिए कि मुझे नियमितता बनाए रखनी है, थोड़ी चिंता भी रखिए, थोड़ा डर भी रखिए, पढ़ाई के प्रति डर भी होना चाहिए, चिंता भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक सारी चीज़ें ठीक रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि मन होना चाहिए। बिना मन के अगर आप कार्य करोगे तो वो कार्य आपका कभी भी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि जो भी करो मस्त तरीके से समझते हुए करो। ठीक है, वापस आ रहा हूँ मैं। तो ये चक्रवात हो गए थे हमारे, और अभी अपन ने देखा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या क्या याद रखना मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। एक तो इनका क्षेत्र याद रखना है कि कहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी भी दो टाइप हो जाती है, एक आपकी गतिक जन्य और दूसरी आपकी तापजन्य। ठीक है, गतिक जन्य की उत्पत्ति का कारण था वायु राशियां, और तापजन्य की उत्पत्ति का कारण है तटीय क्षेत्रों में सूर्य ताप की अधिकता या तटीय क्षेत्रों का जल्दी गर्म होना। तीसरा अंतर क्या है, गतिक जन्य जो होते हैं ये आपके इन 6 चरणों से गुजरते हैं। सबसे पहले ठंडी और गर्म वायु राशियां साथ साथ में होती है, और लास्ट में आपकी ये होता है, मैंने आपको समझा दिया। जबकि इनके ऐसे कोई चरण नहीं है, ये स्थानीय चक्रवात कहलाते हैं, उसी स्थान पे रहते हैं, कोई गति नहीं करते। ये गति करते हैं, स्टॉर्म ट्रैक है पूरा इनका, जो कि आपके मैंने बताया अमेरिका और यूरोप और एशिया और अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो उस हिसाब से गति करते हैं, इसलिए गतिक जन्य करते हैं। ये ऐसी कोई गति नहीं करते। ये दो टाइप के चक्रवात हो जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, किसका नाम क्या है, देखो चक्रवात तो इनका कोई नाम नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को यही कहते हैं। हम अब जब कल पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसमें आपको मैं बहुत सारे चक्रवातों के नाम भी बताने वाला हूँ। हरिकेन, टाइफून, है ना, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात। असली चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और वो हम कल फर्स्ट जो है, कल हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं इन चक्रवातों के बारे में। किसके बारे में, उष्ण कटिबंध चक्रवात और प्रति चक्रवात। कल ये हमारा टॉपिक डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। मिलते हैं कल वापस इसी समय 6:30 बजे। और एक चीज़ और, 8:30 9 बजे के आसपास मैं लिंक शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मोटिवेट करने वाला हूं। और वो लिंक होगा अपने मेरे गणपत सिंह राजपुरोहित चैनल, अपना जो चैनल है उसके ऊपर अपन आएंगे लाइव करीबन 9 बजे के आसपास। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना। और कल का जो वीडियो आएगा, बबूलिया क्यों बनता है, बबूलिया प्रति चक्रवात है, प्रति चक्रवात में समझेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं वापस 6:30 बजे। और कल हमारा ज्योग्राफी का ये ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कल ज्योग्राफी मैं ख़त्म करूँगा और अगले संडे में इकोनॉमिक्स भी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, बस चलते रहिए और मस्त पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ज़्यादा लोड मत लीजिए, बस शांत मन से पढ़िए, क्योंकि शांत मन से किया गया कार्य ही सफल होता है। धन्यवाद बहुत बहुत।